तो दोस्तों हम लोग एग्जांपल समझ रहे थे डबल सैम्पलिंग प्लान का, कि पहला रूल हम लोग को समझ में आ गया था, अगर डिफेक्ट लेस देन C1 होंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे लॉट को। अगर डिफेक्ट जो है वो C2 से बड़े होंगे कंबाइंड सैंपल से, हम लोग क्या करेंगे उस कंडीशन में, लॉट को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब हम लोग का जो डिफेक्ट आ रहा है वो C1 से तो बड़ा आ रहा है, लेकिन C2 से छोटा हो या इक्वल हो। यानी कि C1 से बड़ा का मतलब क्या हो गया, 5 से बड़ा 6, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 12, जब तक कि C2 के बराबर जाए। तो वहां पे क्या करते हैं, सैंपल्स को हम लोग यहाँ पे कंबाइन कर लेते हैं, दोनों सैंपल्स को एक साथ मिक्स कर लो, 50 आइटम्स हो गए। अब उसके बाद 3A रूल क्या चलेगा, कि अगर C2 से ज्यादा हो जाए, C2 एक्सेप्टेंस नंबर कितना है 12 का, और अब कितने मैक्सिमम डिफेक्ट हो सकते हैं, 13 से स्टार्ट करके 50 तक। अगर इतने डिफेक्ट आ गए तो आप क्या कर लो, रिजेक्ट कर दो लॉट को। ठीक है। अगर मान लो कि आपका जो डिफेक्ट है वो C2 से कम आए, लेकिन ऑब्वियस ही बात है C1 से तो बड़ा ही होगा, तो 6, 7, 8 से लेकर 12 तक आइटम आप क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे लॉट को। ठीक है। ये होता है डबल सैम्पलिंग प्लान, जिसके अंदर हम लोग 2 सैंपल लेते हैं। इसके अंदर एक्चुअली रिस्क होने की प्रोबेबिलिटी, जो कंज्यूमर रिस्क है या प्रोड्यूसर रिस्क है, वो काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए क्या हो जाता है, डबल सैम्पलिंग प्लान ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे एक चीज़ समझते हैं, मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान जहाँ पे लिया था, तो छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान क्या होता है। तो मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान का मतलब ये हो गया कि 3, 4, 5, 6 अलग अलग सैंपल निकालेंगे, और इसी इसी टाइप से क्या करेंगे हम लोग, एक्सेप्टेंस नंबर कंबाइन 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 करते चलेंगे, और सेम रूल पे हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एग्जामिनेशन में देखिए डबल सैम्पलिंग प्लान के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग डबल सैम्पलिंग प्लान को क्या करेंगे, अच्छे से कवर करके जाएंगे। अब इसके बाद में जब हम लोग थोड़ी देर में जब क्वेश्चन वगैरह हम लोग करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज के, तो आपको दिखाई देगा कि इंजीनियरिंग सर्विस 2017 में क्वेश्चन आया था, वो काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था, जो कि सिंपल टर्म से निकल गया था। आने वाले टाइम पे हो सकता है कर्व्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, डबल सैम्पलिंग प्लान के ऊपर आए, तो हम लोग उसको देख लेंगे कैसे हम लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। अब सैम्पलिंग में कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल AQL का फुल फॉर्म होता है एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। परसेंटेज डिफेक्टिव का मतलब ये होता है कि टोटल लॉट में कितने डिफेक्टिव पीसेस हैं। ठीक है। अगर 500 का आइटम लिया और उसमें मान लो कि 50 डिफेक्टिव हैं, तो फ्रैक्शन डिफेक्टिव कितना हो जाएगा। अगर मान लो कि आपके डिफेक्टिव हैं टोटल 50 और n की वैल्यू थी 500, तो फ्रैक्शन डिफेक्टिव कितना हो जाएगा, 0.1। फ्रैक्शन डिफेक्टिव को p से डिनोट करेंगे, जब आगे आएगा समझ में आएगा। तो अगर फ्रैक्शन डिफेक्टिव की वो वाली वैल्यू, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन 0.1 का मतलब कितना हो गया, फ्रैक्शन डिफेक्टिव 10% हो गया है। ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव दैट कस्टमर डेफिनेटली फाइंड द लॉट एज गुड, इस पे ध्यान देना। कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर को लग रहा है कि इतना हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी इन अ सिटी अगर डेली 5 मिनट्स के लिए जा रही है, से लेके 15 मिनट्स तक अगर जा रही है, आप क्या बोलोगे, ठीक है इतना ओके है। बट अगर ये 5 to 10 आवर्स तक अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। तो वही कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव दैट कस्टमर डेफिनेटली फाइंड्स द लॉट एज गुड का मतलब ये, अगर 15 ही अगर मिनट के लिए बिजली जा रही है तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और आप देख लो, अगर 5000 यूनिट्स का अगर आप प्रोडक्ट मंगा रहे हो, 5000 यूनिट्स है किसी बॉक्स में, अगर उसमें से 5 ऑब्जेक्ट्स अगर डिफेक्टिव हैं, तो क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा, कोई लॉस नहीं होगा उस कंडीशन में। ठीक है। अब आइए देखते हैं आरक्यूएल क्या होता है। ठीक है। आरक्यूएल का फुल फॉर्म होता है रिजेक्टेड क्वालिटी लेवल, या इसको ये भी बोलते हैं लॉट टॉलरेंस परसेंटेज डिफेक्टिव, या इसको एलटीपीडी से भी डिनोट करते हैं, दोनों ही चीज़ें सेम होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि अपर लिमिट ऑफ फ्रैक्शन डिफेक्टिव, पी जो भी मैंने आपको बताया था उसकी एक अपर लिमिट है, आफ्टर विच द कस्टमर विल नॉट एक्सेप्ट द लॉट।
कहने का मतलब ये है कि 5 आवर्स तक अगर आपका बिजली इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं आ रही सिटी में, तो उससे अगर ज्यादा आपने करने लगे तो आप क्या करोगे, आप तो डेफिनेटली ही एक्सेप्ट नहीं करोगे इस चीज को, ठीक है ना। तो वही चीज के बारे में किया जा रहा है। या जैसे कि मान लो कि 5000 यूनिट्स वाला जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, अब 5000 यूनिट्स में अगर डिफेक्टिव आइटम्स जो आपके हैं वो आप समझ लो कि अगर 100 आ गए तो क्या हो गया, काफी ज्यादा बड़ा लॉस हो गया। तो ये तो एक्सेप्ट नहीं होगा 100 आइटम्स का लॉस। 100 आइटम्स का लॉस का मतलब ये हो गया, अगर हम लोग परसेंटेज डिफेक्टिव के बारे में बात करें तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई वॉट, 5000, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, दैट मीन्स इक्वल टू हाउ मच आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट 20% तक की वैल्यू आ जाएगी, ऑलमोस्ट 20% तक वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि अगर कोई क्रिकेट की बॉल का लॉट है जिसके ऊपर की क्या होती है, बॉल के ऊपर सिलाई की जाती है, तो अगर सपोज करो कि ये लॉट साइज है जिसके अंदर की आइटम्स हैं 1000 यूनिट्स हैं, अगर इसके अंदर केवल 3 से 4 बॉल्स तक अगर मान लो डिफेक्टिव अगर आपकी निकलती है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इतना हम लोग डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लेंगे और हम लोग क्या बोलेंगे कि लॉट जो था वो काफी अच्छा था। तो लॉट अगर काफी अच्छा था, इसका मतलब क्या हो गया कि वो किस में आ जाएगा, वो AQL के अंदर आ जाएगा, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट के अंदर आ जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ही उस मैन्युफैक्चरर से हम लोग क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे। लेकिन उसी तरीके से आप ये सोचो कि अगर आपको 1000 यूनिट्स मंगाने थे और वहां पे अगर आपके 30 to 40 बॉल्स अगर डिफेक्टिव आ गए, तो अगर 30 to 40 बॉल्स डिफेक्टिव आ गए यानी क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा इकोनॉमी का लॉस हो गया। तो अगर ऐसा लॉस हो गया तो अगर आपको 30 से 40 के बाद अगर ज्यादा डिफेक्टिव होने चालू हुए, 42 आइटम, 45 आइटम, 47 आइटम, 50 आइटम, आप क्या कर लोगे, आप उसके बाद उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप क्या बोलोगे, अब ये लॉट क्या हो गया, इसका फ्रैक्शन डिफेक्टिव ज्यादा है। अगर इसका फ्रैक्शन डिफेक्टिव ज्यादा है कि इसका मतलब क्या हो गया, ये RQL हो गया, रिजेक्टेबल क्वालिटी लेवल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, लॉट टॉलरेंस परसेंट डिफेक्टिव जो हो गया उसका काफी ज्यादा हो गया। यानी कि अब क्या करना है हम लोग, अब हम लोग को उस लॉट को क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग बोलेंगे रिजेक्टेड क्वालिटी लेवल या LTPD, लॉट टॉलरेंस परसेंट इफेक्टिव, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड टर्मिनोलॉजी पे जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर रिस्क। प्रोड्यूसर रिस्क का मतलब ये हो गया है कि जैसे कि हम लोग थोड़ी देर पहले समझ रहे थे कि सपोज करो आपने अगर प्रोडक्ट को बनाना है और आपने टोटल मैन्युफैक्चर किए हैं टोटल 10,000 यूनिट्स, ठीक है। अब 10,000 यूनिट्स के अंदर सपोज करो अगर आप रेलवे के अंदर मैनेजर हो या अगर आप CPWD ज्वाइन करोगे, जो भी आप सर्विस ज्वाइन करने गए हो, और वहां पे अगर 1000 यूनिट्स आपको कहीं पर मान लो कि आपको मंगाना है, सपोज करो किसी और बॉडी से मंगाना है जो कि मैन्युफैक्चरर करती है, कोई प्राइवेट सेक्टर आप ले लो, जैसे कि मित्सुबिशी कंपनी से आपको क्या करने हैं, कोई रेलवे के ट्रैक्स वगैरह कुछ आपको मंगाने हैं, इंजन के पार्ट्स मंगाने हैं, 1000 यूनिट्स आपको मंगाने हैं। उन 1000 यूनिट्स में जो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स थे वो टोटल थे कि 20 आइटम्स मान लो कि आप डिफेक्टिव थे। अब आपने 1000 यूनिट्स की सैंपलिंग करने के लिए आपने टोटल अलग अलग जो पार्ट्स उठाए वो केवल 30 यूनिट्स का क्या किया, आपने सैंपल साइज लिया। लेकिन बाई शियर लक हुआ क्या कि 20 जो डिफेक्टिव आइटम्स है टोटल 1000 के लॉट्स में, उसमें से 10-15 आ गए आपके 30 यूनिट्स वाले लॉट में। अगर 30 यूनिट्स वाले लॉस में आ गए और आपने एक्सेप्टेंस नंबर की वैल्यू अगर केवल मान लीजिएगा आपने 8 यूनिट्स दे रखी है, ये एक्सेप्टेंस नंबर किस में होता है, जो आपका सैंपल साइज है उसमें आपने केवल 8 यूनिट्स डिफेक्टिव अगर आपने बोल रखा है और आपकी जो टोटल डिफेक्ट्स आ गए थे वो 10 यूनिट्स के आ गए थे, तो अब आप क्या करोगे, मित्सुबिशी का आप क्या कर दोगे, प्रोजेक्ट कैंसिल कर दोगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्दो उसके टोटल लॉट साइज के अंदर डिफेक्ट नहीं था, लेकिन हमने जो सैंपल उठाया था उसको चेक करने के लिए, जो आपने उठाया उसमें क्या हुआ कि उसमें गलती से ज्यादा डिफेक्टिव चले आ गए। तो मित्सुबिशी का एक अच्छा सा लॉट क्या हो गया, वो रिजेक्ट हो गया। तो अगर कभी भी एक अच्छा लॉट रिजेक्ट होता है, इसमें रिजेक्ट के ऊपर हम लोग को थोड़ा सा फोकस करना है कि जब भी एक अच्छा लॉट रिजेक्ट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर का ये रिस्क हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज दी जाती हैं जो कि पहले से दी गई हैं बाय द क्वालिटी इंजीनियर्स, कि अब इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, बीटा से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय बीटा।
ये कितना परसेंट होता है, ये थोड़ी देर के अंदर हम लोग जैसे ही ओसी कर्व पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज लिखने का क्या मतलब था। लेकिन अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये 5% जो होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रोड्यूसर रिस्क 5% का होता है। 95% उसका रिस्क नहीं होगा, केवल 5% उसका रिस्क होता है कि अच्छा लॉट बनाने के बाद भी उसका रिजेक्ट हो जाए। 95% वो फिर भी एक्सेप्ट होने का चांस रहता है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिस्क को, इस टाइप के रिस्क को हम लोग बोलते हैं टाइप 1 रिस्क। जब प्रोड्यूसर का रिस्क होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो टाइप 1 का रिस्क है। ठीक है, ये हो गया प्रोड्यूसर रिस्क। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट थिंग पे, कंज्यूमर रिस्क। अब देखिए एक चीज समझो आप कि अगर आपने प्रोडक्ट, मान लीजिए कि सेम वही मित्सुबिशी का ही प्रोडक्ट था, सेम कंपनी हम लोग लेते हैं, 1000 यूनिट्स हम लोग को मित्सुबिशी से ऑर्डर करने थे। ठीक है, कोई भी बेयरिंग्स वगैरह ऑर्डर करनी है आपको, 1000 यूनिट्स अगर आपको ऑर्डर करना था। अब अगर उन 1000 यूनिट्स के अंदर अगर आप ये सपोज करो कि कैपिटल डी की जो वैल्यू है वो 200 यूनिट्स है, अगर 200 यूनिट्स मित्सुबिशी ने डिफेक्टिव पीसेस बना रखे हैं और वो गलती से उसी लॉट के अंदर चले आए हैं, आपने क्या किया, आपने सिंगल सैंपलिंग प्लान किया और आपने उस कंडीशन में क्या किया, अपना जो सैंपल उठाया वो टोटल उठाया हम लोगों ने 20 आइटम्स का फिर से उठाया। तो 20 छोटी छोटी बियरिंग्स हम लोगों ने उठा ली और इन 20 बियरिंग्स का हम लोगों ने एक्सेप्टेंस नंबर दिया अगेन 5 का, कि 5 से ज़्यादा डिफेक्ट हो जाएंगे तो मित्सुबिशी का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, और अगर उससे कम रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अगर सपोज करो डिफेक्ट जो थे वो केवल 2 ही मिले हम लोग को, तो डी की वैल्यू क्या हो गई, वो लेस देन सी आ गई, यानी कि जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स थे वो एक्सेप्टेंस नंबर से कम हो गए। तो हुआ क्या कि आपने मित्सुबिशी का ऑर्डर क्या हो गया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ऑर्डर आपने एक्सेप्ट कर दिया, यानी कि आपने 1000 यूनिट्स को क्या किया, इंस्टॉल कर लिया। लेकिन 1000 यूनिट्स में एक्चुअली में डिफेक्टिव कितने थे, 200 यूनिट्स थे। तो कहने का मतलब जो लॉट आपके पास आया है वो तो हाईली डिफेक्टिव लॉट का आ गया है ना। अगर हाईली डिफेक्टिव का लॉट अगर आपके पास आ गया है, इसका सीधा मतलब यही है कि किसका रिस्क है, ये कंज्यूमर का रिस्क है। आपको कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज कराना होगा, आपको ब्रिज में यूटिलाइज कराना है, आपको रेलवे ट्रैक में यूज करना है, इंजन में यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, वो कंज्यूमर का रिस्क हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर रिस्क क्या हो गया, यहाँ पे फोकस करना है, इफ बैड लॉट इज एक्सेप्टेड देन इट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर रिस्क, पहली चीज। अच्छा, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे फिर से, इसको बीटा से हम लोग डिनोट करेंगे। आइए, ये क्या होता है, कंज्यूमर रिस्क 10% का होता है कि अगर लॉट अगर खराब है तो 10% स्टिल जो होते हैं उसके चांसेस होते हैं क्या, कि आप एक्सेप्ट कर ले। अगर बैड लॉट है तो 10% चांस रहेगा कि वो एक्सेप्ट हो जाए, 90% अभी भी क्या चांस है कि वो लॉट रिजेक्ट ही होगा। इस टाइप के रिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप 2 रिस्क। तो हम लोग एक चीज समझ में आ गया कि यहां पे अगर प्रोड्यूसर रिस्क है और एक दूसरा रिस्क जो है वो कंज्यूमर रिस्क है। ठीक है, प्रोड्यूसर रिस्क जो रहता है वो 5% इन कॉमन रहता है, कंज्यूमर रिस्क जो रहता है 10% इन कॉमन रहता है। इसको हम लोग टाइप 1 से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग टाइप 2 से डिनोट करेंगे। और जो तीसरी चीज हम लोग को आनी है कि जो प्रोड्यूसर रिस्क होता है वो रिजेक्शन का प्रोबेबिलिटी होता है, जो कंज्यूमर रिस्क होता है वो एक्सेप्टेंस का प्रोबेबिलिटी होता है। चौथी चीज, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे और इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, बीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ी देर के अंदर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर स्टार्ट करेंगे, ओसी कर्व। और ओसी कर्व पढ़ने के बाद हम लोग को ये चारों चीज़ें और अच्छे से डिटेल में क्लियर हो जाएंगी कि एक्यूएल क्या होता है, आरक्यूएल क्या हो जाता है, एलटीपीडी क्या हो जाता है, सॉरी आरक्यूएल इज द एलटीपीडी, तो आरक्यूएल क्या है, एलटीपीडी क्या है, अल्फा क्या है, ठीक है, अल्फा क्या है, और हम लोग क्या नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, बीटा के बारे में पढ़ लेंगे। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के लिए 4 मेन टर्म्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने सारे टाइप की सैम्पलिंग देखा कि किस तरीके से सैम्पलिंग करते हैं, सिंगल सैम्पलिंग प्लान क्या होता है, डबल सैम्पलिंग प्लान क्या होता है। सिंगल सैम्पलिंग में कुछ रिस्क होते हैं जो कि ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आपको वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए आपने डबल सैम्पलिंग प्लान पढ़ा। इसके अलावा हम लोग मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान भी करते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं हम लोग और भी ढेर सारे सैंपल्स बना के करते हैं।
ज़्यादा सैंपल्स लेंगे, एक्सेप्टेंस नंबर को एडअप करते चलेंगे, सैंपल साइजेस को एडअप करते चलेंगे, क्या करेंगे, कंबाइंड सैंपल पे जाएंगे, कंबाइंड एक्सेप्टेंस नंबर देंगे। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि ये जो चार टर्मिनोलॉजीज होती है उनको किस तरीके से हम लोग को ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर ड्रॉ करना है, तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व को ओसी कर्व भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में ओसी कर्व के नाम से आए तो घबराना नहीं है। ये जो कर्व होता है, ये ग्राफ होता है, जो ये दो चीज़ों के अंदर, दो चीज़ों से बनाया जाता है। जो एब्सिसा होता है उसके ऊपर हम लोग फ्रैक्शन डिफेक्टिव को प्लॉट करते हैं। फ्रैक्शन डिफेक्टिव का मतलब ये हो गया, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि टोटल लॉट साइज के अंदर कितने डिफेक्टिव हैं, ठीक है ना, तो उसको निकालेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में उसको हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो दूसरी चीज होती है वो किस चीज की होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है ना, कि वो प्रोबेबिलिटी है कि किस तरीके से हम लोगों का जो डिफेक्टिव बढ़ेंगे या घटेंगे, तो किस तरीके से उस लॉट के एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी पे असर पड़ने वाला है। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। अब देखिए, ये जो ग्राफ है इसके अंदर ऑर्डिनेट पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस को प्लॉट किया हम लोगों ने, और जो एब्सिसा था इसके ऊपर हम लोगों ने प्लॉट किया फ्रैक्शन डिफेक्टिव को। अब इनिशियली अगर एक भी डिफेक्टिव नहीं है, अगर किसी प्रोडक्ट में एक भी डिफेक्टिव नहीं है, तो उसके एक्सेप्ट होने के कितने परसेंट चांसेस हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। और जैसे जैसे फ्रैक्शन डिफेक्टिव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस घटना चाहिए, ठीक है। तो घटना चाहिए, तो इतना हम लोग को समझ में आना है कि अगर डिफेक्टिव बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस का प्रोबेबिलिटी तो घटेगा, लेकिन क्या वो लीनियरली घटेगा, क्या वो पैराबोलिक वे में घटेगा, या क्या वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा, या बाइनोमियल फंक्शन में डिक्रीज करेगा। तो डॉज एंड रोमिंग जो थे उन्होंने क्या बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस जो होता है वो क्या करता है, बाइनोमियल लॉ को फॉलो करता है। बाइनोमियल लॉ जो बेसिक मैथमेटिक्स है, हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उसको वैसे डिनोट करते हैं एनसीआर पी टू द पावर आर 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आर। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस का कर्व रहेगा ये फ्रैक्शन डिफेक्टिव के साथ कुछ इस तरीके से वेरी करेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, अगर डिफेक्टिव बिल्कुल नहीं है, फ्रैक्शन डिफेक्टिव 0 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करते चल रहे हैं, ये सपोज करो 2% है, ये 4% है, ये 6% है, सिमिलरली 8%, 10%, 12%, इस तरीके से अगर डिफेक्टिव बढ़ रहा है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस घटता जाएगा। अब इस ओसी कर्व के अंदर ये जितना भी पार्ट आ रहा है कर्व के अंदर का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्डिनेट पे जितना इंटरसेप्ट इसका आ रहा है ऑर्डिनेट का, वो हो जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे कि 2% पे अगर हम लोगों ने देखा तो 2% पे कितना आ रहा है, 0.95 आ गया सपोज करो, ठीक है। अब इसी तरीके से 4% पे क्या होगा, डिफेक्टिव क्योंकि बढ़ रहा है, 6% पे, 8% पे, 10% पे, 12% पे, इस तरीके से। तो हर एक पर जैसे जैसे फ्रैक्शन डिफेक्टिव बढ़ रहा है इसको इस ग्राफ के अंदर, वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। अब एक बात बताओ, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, किसी चीज के एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी अगर घट रही है, तो उसके रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये ग्राफ जो होता है वो एग्जैक्टली अगर हम लोग देखेंगे तो जितना रिजेक्शन का क्वालिटी, अगर जो हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस घटते जाता है, वैसे ही क्या होता जाता है, सिमिलरली उसी फैशन में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन होता है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं, या आप बोलोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस तो सर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि AQL क्या होता है, कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन डिफेक्टिव होता है जो कि हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 2% आया वो हम लोग का AQL हो गया। और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, RQL, कि इट इज द अपर लिमिट ऑफ फ्रैक्शन डिफेक्टिव आफ्टर विच द कस्टमर इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द लॉट। तो वो क्या हो जाएगा, अगर 10% तक का फ्रैक्शन डिफेक्टिव आ गया तो आपको क्या बोला आपने उसको, कि वो RQL हो गया, ठीक है। अब अगर AQL का मतलब ये हो गया कि काफी अच्छा लॉट है, और अगर काफी अच्छा लॉट रिजेक्ट हो जाए तो किसका रिस्क होगा, प्रोड्यूसर का रिस्क होगा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि रिजेक्शन, फिर से हम लोग देखें, अभी मैंने आपको बोला था कि रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस पे ध्यान देना है, तो इस कर्व के जो ऊपर वाला पार्ट आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये प्रोड्यूसर का रिस्क है, जिसको कि हम लोगों ने क्या बोला, अल्फा। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया हम लोग का, ये जो जितना 0.05 आ रहा है, 0.05 इंटू 100 मल्टीप्लाई करने में 5% आ गया, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 5%। और अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया हम लोग का प्रोड्यूसर रिस्क। ठीक है, अब जैसे जैसे ग्राफ आगे की ओर प्रोसीड कर रहा है, रिजेक्शन का लेवल क्या होता है, बढ़ता जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आरक्यूएल पे, आरक्यूएल का मतलब क्या हो गया कि एक बैड लॉट है वो, और आरक्यूएल एक्सेप्ट हो जाए, यानी कि एक्सेप्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि ग्राफ के अंदर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो वो अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो किसका रिस्क आ जाएगा, कंज्यूमर का रिस्क हो जाएगा वो। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बीटा से, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर रिस्क। तो हम लोगों ने क्या देखा कि फ्रैक्शन डिफेक्टिव बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस घटेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस जो होता है वो बाइनोमियल लॉ को फॉलो करता है। एक्यूएल होता है जो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन डिफेक्टिव होता है, जो कि एक कस्टमर जो है वो क्या कर चाहता है, वो उसको डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लेगा। आरक्यूएल वो लिमिट होता है जो कि कस्टमर क्या चाहता है, उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है, अगर उससे ज़्यादा डिफेक्टिव हो जाए तो। अगर एक्यूएल वाली लिमिट को अगर अगर आपने नहीं एक्सेप्ट किया, अगर आप कंज्यूमर हैं, जो कि हम लोग मित्सुबिशी वाला एग्जांपल देखा था, तो किसका लॉस हो जाएगा, मित्सुबिशी का लॉस हो जाएगा, जो कि एक अच्छा लॉट था। अगर आरक्यूएल जिसमें कि बहुत ज्यादा डिफेक्टिव पीसेस थे, अगर वो आप गलती से उठा ले आओ, अगर वो आप परचेज कर लो, तो किसका रिस्क हो जाएगा, कंज्यूमर का रिस्क हो जाएगा। तो आई होप कि चारों टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। फिर से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एट एक्यूएल, इफ एक्यूएल इज एक्सेप्टेड, सॉरी, इफ एक्यूएल इज रिजेक्टेड, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये डायरेक्टली इसको हम लोग बोल देंगे प्रोड्यूसर रिस्क। एंड इफ RQL is accepted, then it will be known as consumer risk। ठीक है, प्रोड्यूसर रिस्क अल्फा, कंज्यूमर रिस्क बीटा। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों ने एक और चीज़ समझा, कुछ चीज़ और इसके अंदर नोट्स के अंदर लिख लेंगे सबसे पहले, कि अगर P की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो PA क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर PA की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया, PR इज इक्वल टू 1 माइनस PA, ये वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, फर्स्ट नोट था। सेकंड नोट, जो यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ के अंदर देखा था, जो AQL के जस्ट ऊपर का पार्ट था, एग्जैक्टली एट AQL we will get alpha but not inside the curve, so alpha is outside the curve and beta is inside the curve। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कुछ पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन पैरामीटर्स को चेंज करने से एक्चुअली अल्फा और बीटा के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो दो पैरामीटर्स के बारे में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे। पहला क्या होगा कि सैंपल साइज, अगर सैंपल साइज 20 आइटम्स का लिया तो 30 आइटम्स ले लिया, 40 आइटम्स ले लिया, 50 आइटम्स ले लिया, और एक्सेप्टेंस नंबर को सेम रहने दिया, एक्सेप्टेंस नंबर 4 पे कांस्टेंट कर दिया आपने। एक दूसरा केस बनेगा जिसके अंदर आपने क्या किया, एक्सेप्टेंस नंबर को आपने वेरी किया, और क्या किया आपने, सैंपल साइज को फिक्स कर दिया। तो इन्हीं दोनों पैरामीटर से किस तरीके से इस ग्राफ के ऊपर चेंजेस आते हैं, ये हम लोग को अभी स्टडी करना है। ओके, थैंक यू सो मच।